पिछले प्रकरण बुद्धिमान जीवन का विस्तार में हमने कहानी खत्म की थी लगभग 10,000 वर्ष पूर्व 7000 बीसी पर, जब से हम मानते हैं कि हमारा इतिहास शुरू होता है। और ब्रह्मांड की समय रेखा पर यह क्षण हमारी इस वीडियो श्रृंखला ब्रह्मांड का अद्भुत इतिहास का एक सिरा भी है। मगर आपको शायद याद होगा, जब हमने इस श्रृंखला के सबसे पहले प्रकरण तारे, सुपरनोवा और आवर्त सारणी में यह लंबी यात्रा शुरू की थी, हमने कहा था ऐसा माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड जन्मा था एक महाविस्फोट से। इस महाविस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। तो अब इस श्रृंखला के आखिरी प्रकरण में हम चलते हैं वापस उस क्षण पर जब अंतरिक्ष और समय का सृजन हुआ था, और लेते हैं एक झलक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के इस क्षण की। जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है, मनुष्य आसमान के नजारों को देख अचंभित रहा है। उसने बिखरे हुए तारों की टिमटिमाती रोशनी में जानवरों और शूरवीरों की कल्पना की है। उसने सूर्य, चांद और तारों पर आधारित कहानियां रची हैं जो ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना को समझाने की कोशिश करती हैं। और मानव ने तारों के मानचित्र भी बनाए हैं जो बदलते मौसम का अनुमान लगाते हैं। ग्रहपथ में घूम रहे खगोलीय पिंडों की गति की हमारी वैज्ञानिक समझ प्राचीन भारत के आर्यभट्ट, मध्यकालीन युग में बगदाद में रह रहे अल ख्वारिज्मी और आधुनिक युग के केपलर और न्यूटन जैसे खगोल शास्त्रियों के सदियों के काम पर आधारित है। 20वीं सदी के शुरू होने तक वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल को निर्देशित करती सारी भौतिकी की ठोस समझ थी, और वह हमारी आकाशगंगा में निकटतम तारों की दूरी भी मापना शुरू कर चुके थे। परंतु इस प्रगति के बावजूद वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्नों को एक योजनाबद्ध तरीके से समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि तब ऐसा माना जाता था कि तारे और ग्रह तो पनपते और मरते रहते हैं, मगर ब्रह्मांड असीम, अनादि और अनंत है। यानी कि तब हमारा मानना था कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और यह हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। पर यह समझ थी 100 साल पहले। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी 1380 करोड़ वर्ष पूर्व, और ब्रह्मांड में मौजूद सारी ऊर्जा और सभी पदार्थ एक महाविस्फोट के बाद अंतरिक्ष के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में पनप बाहर की ओर विस्तृत होना शुरू हुए थे। इस महाविस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसकी संरचना की वैज्ञानिक जांच आज मुख्यधारा भौतिकी, मेन स्ट्रीम फिजिक्स का हिस्सा बन चुकी है। 100 वर्षों से कम में ब्रह्मांड के गठन की यह समझ एक ऐसी रोचक कहानी है जिसमें विभिन्न महाद्वीपों में बसे कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। हमें बिग बैंग जैसे अजीब से सिद्धांत पर क्यों भरोसा करना चाहिए, इसको समझने के लिए हम एक नजर डालते हैं 2 खोजों पर जो इस अवधारणा की रचयिता हैं। हमारा सूर्य एक औसत आकार का तारा है। हमारी आकाशगंगा में मौजूद 10,000 करोड़ तारों में यह एक तारा है। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा स्वयं एक औसत आकार की चक्राकार आकाशगंगा है जो ब्रह्मांड में मौजूद कम से कम 10,000 करोड़ आकाशगंगाओं में एक है। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि आज बहुत ही शक्तिशाली दूरबीन, जैसे कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह पर लगा हबल टेलीस्कोप, हमें ब्रह्मांड की बहुत साफ तस्वीरें भेजते हैं। ब्रह्मांड की इन आश्चर्यजनक तस्वीरों को आप इंटरनेट में आसानी से देख सकते हैं। मगर 20वीं शताब्दी से पहले हम यह भी पक्का नहीं जानते थे कि क्या हमारी आकाशगंगा के बाहर ब्रह्मांड में अन्य खगोलीय पिंड हैं भी कि नहीं। 1922 में अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल, जिसके नाम पर इस शक्तिशाली टेलीस्कोप का नामकरण हुआ है, ने अंतरिक्ष की एक तस्वीर में दूर दिख रहे कुछ अस्पष्ट पिंडों की दूरी मापी। ऐसा कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यह पिंड पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूर हैं कि यह जरूर हमारी आकाशगंगा के बाहर स्थित हैं। जब एडविन हबल ने हमारी आकाशगंगा से बाहर स्थित पिंडों की दूरी मापने का तरीका ढूंढ लिया, तब जल्द यह सिद्ध हो गया कि ब्रह्मांड में सैकड़ों आकाशगंगाएं हैं और हमारी मिल्की वे आकाशगंगा इनमें एक कण मात्र है। अचानक जितने ब्रह्मांड को हम समझते थे वह हजारों करोड़ गुना बड़ा हो गया। फिर 7 वर्ष बाद 1929 में एडविन हबल ने एक और भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य की खोज की। उन्होंने पाया कि हमारी आकाशगंगा के बाहर गहरे अंतरिक्ष में स्थित पिंड, जिनको डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और पृथ्वी से यह पिंड जितनी ज्यादा दूर हैं वह उतनी ही तेज हमसे दूर जा रहे हैं। यह चौंका देने वाली खोज, जिसको हबल्स लॉ कहते हैं, महाविस्फोट यानी बिग बैंग सिद्धांत का पहला सबूत है।
एक बार फिर से इस सरल सी दिखने वाली हबल्स लॉ को देखते हैं। अगर सारी आकाश गंगाएं बेतरतीब ढंग से रैंडमली घूम रही होती तो इनमें से कुछ पृथ्वी की ओर आ रही होती और कुछ पृथ्वी से दूर जा रही होती। मगर अगर दूर स्थित हर एक आकाश गंगा हमसे दूर ही जा रही है, वह भी जो जितनी दूर हैं वह उतनी तेजी से हमसे दूर जा रही हैं, तो इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड निश्चित रूप से फैल रहा है। कोई और स्पष्टीकरण मुमकिन ही नहीं है। यह बिल्कुल वैसे है जैसे जब एक गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो उसमें उपस्थित सभी बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। मजेदार बात यह है कि जब हम आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों की दूर जाने की गति पता लगा लेते हैं, तब हम इस विस्तार को उतनी ही गति से उल्टा भी चला सकते हैं। ऐसा करने पर यह कहना तार्किक ही है कि अतीत में बहुत समय पहले सभी खगोलीय पिंड एक दूसरे के नजदीक रहे होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे जब एक गुब्बारे से हवा निकाली जाती है तो उसमें उपस्थित सभी बिंदु एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के सृजन के क्षण 1380 करोड़ वर्ष पूर्व सभी खगोलीय पिंड एक बहुत ही छोटी जगह पर सिकुड़े हुए होंगे। तो क्या हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई? अंतरिक्ष का एक बहुत ही छोटा हिस्सा समय की शुरुआत में एकदम से बाहर विस्तृत होना शुरू हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे एक विस्फोट में होता है, एक महाविस्फोट में, बिग बैंग। अगर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति सबसे भयंकर कल्पनातीत महाविस्फोट से हुई थी तो जरूर ही कुछ सुराग होंगे जिन्हें हम आज भी खोज सकते हैं। 1946 तक वैज्ञानिकों को पता लग चुका था कि बिग बैंग होने की क्या निशानी हो सकती है और बिग बैंग के बाद क्या हुआ होगा। गणित के समीकरणों का प्रयोग कर वैज्ञानिकों को पता लगा कि महाविस्फोट और उसके बाद हुए विस्तार से पनपी विद्युत चुंबकीय विकिरण के कुछ अवशेष, रेमनेंट बैकग्राउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आज भी ब्रह्मांड में मौजूद होनी चाहिए। वैज्ञानिकों की इस अवधारणा को थोड़ा और समझने के लिए हम पहले एक सरसरी नजर डालते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो तथ्यों पर। ध्वनि और प्रकाश दोनों ही तरंगें, वेव्स हैं, परंतु यह एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। ध्वनि एक दबाव तरंग, प्रेशर वेव है, और इसे प्रचारित होने के लिए हवा या किसी अन्य माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे पानी या लकड़ी। जब एक पटाखा फूटता है, जो आवाज हमें सुनाई देती है वो किसी दरमियानी माध्यम का इस्तेमाल कर हम तक पहुंचती है। प्रकाश भी एक तरंग है, परंतु प्रकाश की तरंगें वैक्यूम में भी प्रचारित हो सकती हैं, इन्हें किसी माध्यम की जरूरत नहीं। अगर अंतरिक्ष में एक पटाखा फूटे तो क्योंकि अंतरिक्ष वैक्यूम है, हमें कोई आवाज नहीं आएगी, परंतु हमें पटाखे की रोशनी जरूर दिखाई देगी। जो प्रकाश की तरंगें हम मनुष्यों को दिखाई देती हैं वो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, जिसको EM रेडिएशन कहते हैं। माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स भी एक प्रकार की EM रेडिएशन ही हैं। ये सब केवल फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स में एक दूसरे से भिन्न हैं, और सारी EM रेडिएशन बिजली और चुंबकीय क्षेत्र के बहुत छोटे से समन्वित प्रदोलन, कोऑर्डिनेटेड ऑसिलेशंस ऑफ टाइनी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स से प्रचारित होती हैं। जब किसी भी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उससे EM रेडिएशन का उत्सर्जन होता है, क्योंकि उस वस्तु के आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और आयॉन्स तेजी से हिलने लगते हैं। उत्सर्जित EM रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वस्तु के तापमान के साथ आनुपातिक, प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे वस्तु ज्यादा गर्म होती है यानी उसका तापमान बढ़ता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स और आयॉन्स और तेजी से हिलने लगते हैं। इसलिए पिघले लोहे से लाल रंग की किरणें निकलती दिखती हैं, अधिक गर्म वस्तुओं से जैसे कि तारों से नीले रंग की किरणें, और साथ ही और अधिक फ्रीक्वेंसी वाली EM रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट और गामा किरणें भी उत्सर्जित होती हैं, जो हम मनुष्यों को दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार ठंडी वस्तुओं से भी EM रेडिएशन उत्सर्जित होती है, परंतु यह कम फ्रीक्वेंसी की होती है, जैसे इंफ्रारेड वेव्स या माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स। एक वस्तु से कौन सी EM रेडिएशन तरंग निकलेगी यह उस वस्तु के तापमान पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक जानते थे कि बिग बैंग ने नवजात ब्रह्मांड को अविश्वसनीय रूप से गर्म कर दिया होगा, इतना अधिक गर्म कि किसी भी प्रकार के परमाणुओं का होना नामुमकिन होगा, और केवल सबसे सरल उपपरमाणुविक कण इस नवजात ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे होंगे। पर जैसे ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ और तापमान कुछ गिरा, एक समय पर यह उपपरमाणुविक कण धीरे हुए होंगे और एक दूसरे के नजदीक आकर इन्होंने सबसे पहले परमाणुओं को गठा होगा, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु।
वैज्ञानिकों को हाइड्रोजन परमाणु भली भांति समझ आता है, इसलिए वे पता लगा पाए कि जब हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणुओं का सृजन हुआ तब ब्रह्मांड में उपस्थित द्रव्य का तापमान क्या रहा होगा। वैज्ञानिक यह भी पता लगा पाए कि ब्रह्मांड में सबसे सरल परमाणुओं का सृजन हुआ होगा बिग बैंग के लगभग 3,80,000 वर्षों बाद। क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड के उस वक्त के तापमान का अनुमान था, इससे उन्होंने उस वक्त ब्रह्मांड में फैली ईएम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का भी पता लगा लिया और वैज्ञानिक इस बात की गणना भी कर पाए कि विस्तृत होते ब्रह्मांड ने इस ईएम रेडिएशन को किस भांति ठंडा कर फैला दिया होगा। जटिल गणित का प्रयोग कर वैज्ञानिक जान पाए कि 1380 करोड़ वर्षों बाद आज उस ईएम रेडिएशन के अवशेष कहीं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की सीमा में होंगे। परंतु 1950 और 60 में इस खगोलीय समस्या पर कुछ ही वैज्ञानिक काम कर रहे थे, इसलिए तब बिग बैंग के सुराग ढूंढने के लिए कोई प्रयोग नहीं किए गए और यह रहस्य 2 दशकों तक अनसुलझा ही रहा। फिर 1964 में अमेरिका में न्यू जर्सी में स्थित बेल लैब्स में काम कर रहे 2 रेडियो खगोलशास्त्री आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने अकस्मात ही बिग बैंग के इस दूसरे सुराग का सबूत ढूंढ निकाला और इससे ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उन्होंने वातावरण में उपस्थित मंद रेडियो वेव्स का पता लगाने के लिए एक बहुत बड़े आकार के रेडियो टेलीस्कोप के साथ प्रयोग शुरू किए। जिसने भी रेडियो में मंद सिग्नल को पकड़ने की कोशिश की है वह जानता है कि ऐसा करने के लिए रेडियो को बार बार ट्यून करना पड़ता है ताकि अनचाही ध्वनि डिस्टर्बेंस कम से कम हो। इसी तरह पेंजियास और विल्सन भी जानते थे कि मंद रेडियो वेव्स का अध्ययन करने के लिए उन्हें सबसे पहले बाकी सारी अनचाही ध्वनियों स्टैटिक को मिटाने के लिए अपने उपकरणों को ठंडा करना पड़ेगा और पीछे आ रही बची अनचाही ध्वनि को सावधानी से समझना पड़ेगा ताकि ये प्रयोग में विघ्न का कारण न बन जाएं। आश्चर्यजनक बात यह हुई कि वे कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर लें, माइक्रोवेव की सीमा से आ रही एक लगातार गुंजन को वे हटा नहीं पा रहे थे। उनको हैरानी यह थी कि लगातार आ रही गुंजन, जो कि 7.35 सेंटीमीटर वेवलेंथ की थी, हर दिशा से आ रही थी और इसका आसमान में कोई एक स्रोत भी नहीं था। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह गुंजन क्या हो सकती है, इसलिए उन्होंने पास ही स्थित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में काम कर रहे सैद्धांतिक भौतिक शास्त्रियों को संपर्क किया और ये भौतिक शास्त्री इस खोज का महत्व एकदम समझ गए। बिग बैंग के बाद गठित अत्यधिक गर्म और विस्तृत होता ब्रह्मांड आज परम शून्य तापमान से 3 केल्विन ऊपर ठंडा हो चुका है और यह हर दिशा से लगातार हम तक आ रही माइक्रोवेव गुंजन वह स्टैटिक डिस्टर्बेंस है जो आज से 1380 करोड़ वर्ष पूर्व जन्मी थी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMBR की खोज के लिए पेंजियास और विल्सन को 1978 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला और CMBR आज तक बिग बैंग के होने का सबसे ठोस सबूत है। इस खोज के 50 साल बाद वैज्ञानिकों को पता चला है कि इस लगातार आ रही गुंजन में माइक्रोमीटर स्तर की अति सूक्ष्म भिन्नता है। आज इस अति सूक्ष्म भिन्नता का गहरा अध्ययन चल रहा है ताकि हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगाओं का गठन और जाने हुए ब्रह्मांड की चरम सीमा में उपस्थित क्वाज़ार्स जैसे अद्भुत खगोलीय पिंडों के बारे में और सुराग मिलें। आज ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी और खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिक्स भौतिक शास्त्र की सबसे दिलचस्प शाखाओं में से हैं।